हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक परीक्षा 23/4/2008 को जो पेपर हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक कवर करेंगे हम। दोस्त, यदि इससे पहले आप अगर 25 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन का नॉलेज हो सके कि किस प्रकार 2008 में पेपर पूछे गए हैं और किस प्रकार आगे आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्त, मैं लगातार अब तक के जितने भी दरोगा के पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा और इससे पहले एक वीडियो को प्रोवाइड करा दिया है और इसमें 26 नंबर क्वेश्चन से मैं चल रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मेरा प्रयास रहेगा कि आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन को रिलेट करके याद करें। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्त कि ये जो है कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का अन्य नाम मैंने आपको बता ही दिया था कि इनका जो नाम था विष्णुगुप्त था, चाणक्य भी था। ठीक है, कौटिल्य जो थे ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे ये प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार, उसके दरबार में प्रधानमंत्री के पद में ये कौटिल्य ही रहे थे, यानी चाणक्य ही रहे थे। ठीक है दोस्त, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यही है। इसमें किसके बारे में बताया गया है तो ये दोस्त जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बताया गया है कि कैसे उनका शासन प्रशासन चलता था। यानी ये अर्थशास्त्र है, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित नाम है, बट इसमें राजतंत्र लिखा गया है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 26 नंबर में कहा गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस व्यक्ति ने दिया था। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्त कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अब देखिए दोस्त, भगत सिंह जो है यह नारा जो दिए थे यह एक उर्दू नारा के रूप में दिए थे। किस रूप में दिए थे दोस्त, तो उर्दू नारा के रूप में दिए थे, यानी कि यह जो नारा है उर्दू में दिया गया था और जिसका अर्थ ही होता है क्रांति की जय हो। जिसका अर्थ क्या होता है, क्रांति की जय हो। ठीक है दोस्त, क्रांति की जय हो। अब देखिए जय हो, ये ध्यान रखेंगे, यानी इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है, क्रांति की जय हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बारे में अगर और बताएं हम तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा दोस्त, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को एक आवाज़ी बम फोड़ते समय उन्होंने ये नारा लगाया था। यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब लगाए थे, ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये आवाज़ी बम कांड के दौरान ये नारा लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था, दिल्ली असेंबली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है इसे। यानी दिल्ली असेंबली में जब एक सभा हो रही थी उसी समय ये सभा में जब बम फोड़े थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, तो ये नारा लगाए थे इनकलाब जिंदाबाद का। सो दोस्त, आशा है कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध इससे पहले हम बता दिए थे दोस्त कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्त कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्त, अगर इसके बारे में और बताएं हम तो यह लड़ाई जो थी अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी और जिसके परिणाम स्वरूप देखिएगा दोस्त, ये इम्पोर्टेंट है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बंगाल, बिहार और झारखंड, इसमें देखिएगा दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
झारखंड और इसके साथ साथ एक और है उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा का दीवानी जो है, राजस्व वसूलने का जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। और उस समय जो बांग्लादेश अभी बना है 1971 ईस्वी में, तो ये भी बिहार में, मतलब उस समय पश्चिम बंगाल समेत भारत में पड़ता था, तो इसकी भी दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। ठीक है दोस्त, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, हम धीरे चल रहे हैं लेकिन आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन और सही जवाब दे रहे हैं दोस्त। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने परमंडल है। देखिए दोस्त, यहाँ पे परमंडल पूछा गया है। अगर हम 2005 की बात करें दोस्त, तो 2005 के अकॉर्डिंग सूचना के अनुसार बिहार में जो है 9 परमंडल थे। कितने परमंडल थे? 9 परमंडल थे, जिसका आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और अभी वर्तमान समय में बिहार में आप बताइए कमेंट बॉक्स में जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्त, जिला जो है अभी 38 के 38 ही है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, आप बताइएगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में और राज्यपाल कौन है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका 29 नंबर में कहा गया है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्त, यहाँ पे 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, 828, 78, 796। इतनी जनसंख्या बिहार की थी। अगर हम अभी की अगर बात करें दोस्त, 2011 के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या जो है लगभग 10.5 पार कर गया है, 10.5 करोड़ पार कर चुका है। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्त, यानी कि अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या की बात करें तो ये कितना हो गया है दोस्त। ये देखिए 10, 40, 99, 452 ऐसे मोबाइल नंबर के रूप में आप याद कर लीजिएगा, तो ही हो जाएगा, यानी 10 करोड़ 40 लाख हो चुका है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग का मतलब है बिहार, ये बिहार से संबंधित है दोस्त। अगर इनके बारे में हम बात करें, मधुबनी पेंटिंग के चित्र राजा जनक ने बनाया था। सीताराम के विवाह के दौरान की कलाकारी है ये कब की है, यानी कि जो जानकी माता यानी सीताराम का जब विवाह हुआ था ना, तो मधुबनी पेंटिंग में इन्हीं के बारे में, सीताराम के बारे में दिखाया गया है। ठीक है दोस्त, इसे आप ध्यान में रखेंगे, सीताराम जी के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, इस पेंटिंग में आपको ये देखने को मिलेगा। तो सितारा देवी का संबंध है मधुबनी पेंटिंग से। दोस्त, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मधुबनी पेंटिंग किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे सीताराम के विवाह के समय के कुछ चित्रकारी दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्त। सो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1916 में, यानी 1916 ईस्वी में 3 फरवरी कब हुआ था दोस्त, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्त, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप तो जानते ही हैं, इसका मुख्यालय जो पड़ेगा वो पटना में ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, पटना में ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म की बात कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो कि 24वें तीर्थकर हुआ करते थे और जिनकी मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है दोस्त, आपको बताना है कि ये पावापुरी कहाँ स्थित है। ठीक है,
देखिए दोस्त, हम बताते हैं, राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिला में स्थित शहर है। यानी ये कहाँ पे है दोस्त? तो ये तो आप जान गए, बिहार के नालंदा जिला में है ये। ठीक है। जैन धर्म के लिए एक अत्यंत ही ये पवित्र ग्रंथ पावापुरी को पवित्र शहर के रूप में ये पावापुरी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्त कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर की अगर बात करें तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का यहाँ पे मृत्यु हुआ था, जो कि पावापुरी है। कहाँ पड़ता है? तो नालंदा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? तो नालंदा जिला में पड़ता है, पावापुरी बिहार के। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर में। 33 नंबर में कहा गया है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो लुम्बिनी है यह कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्त। तो लुम्बिनी अगर हम बात करें तो ये जानते हैं नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ है थी दोस्त? तो काठमांडू है। काठमांडू कहाँ है दोस्त? नेपाल की राजधानी अभी काठमांडू है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। ठीक है। अब देखिए दोस्त, इनके बारे में हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्त, यह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, जो नेपाल में स्थित है कहाँ हुआ था? यानी लुम्बिनी जो है कहाँ स्थित है? नेपाल में हुआ था। अब दोस्त ये भी जान लीजिए कि जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो पिताजी का नाम था वो शुद्धोधन था। क्या था दोस्त? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये देखिए दोस्त, जो कि आप जानते हैं शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे दोस्त? वो शाक्य वंश के थे। अब देखिए दोस्त, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है। महामाया देवी, जो कि कुलीय वंश की थी। किस वंश की थी दोस्त? महामाया देवी किस वंश की थी? तो कुलीय वंश की थी। ये ध्यान रखिएगा, कुलीय वंश की थी। जबकि ये इनके पिता सुधोधन जो थे ये शाक्य वंश के थे। अब देखिए दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका लालन पालन जो था वो कौन किया था? दोस्तों बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि इनके जन्म के यानी गौतम बुद्ध के जब जन्म हुआ था उसके 7वें दिन, यानी 7वें दिन जो है उनकी माता जो थी डेथ कर गई थी। तो उसके बाद में इनकी मौसी जो थी, मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। दोस्त एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप बताइएगा कि गौतम बुद्ध जो बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या था? तो दोस्त अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्त, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्त कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष के अवस्था में। दोस्त इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए एक और बात है, ये राजा चुंग के द्वारा कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है भोजन कराने से। एक क्वेश्चन पूछता है कि इनका भोजन इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उस समय तक हो गए थे। गौतम बुद्ध कितने वर्ष के हो गए थे? तो 80 वर्ष की अवस्था में ये कुशीनगर, जगह कहाँ है दोस्त? तो जो जगह है वह कुशीनगर है। कुशीनगर के नाम से जाना गया है। अब देखिए उस समय राजा कौन थे? तो चुंग नाम के थे, चुंग। अब देखिए चुंग ने ही भोजन कराया था और इनके पेट में अतिसार हो गया, यानी दर्द होने लगा और गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्त, वहीं पे कुशीनगर में हो गई थी। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुशीनगर कहाँ पे दोस्त? तो कुशीनगर। ठीक है।
अब देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध से कि मतलब अभी जो है इस धरती पर कौन ऐसे महापुरुष हुए जिनकी महापुरुष मतलब मनुष्य के रूप में कौन ऐसे महापुरुष हुए जिनको पूजा गया, तो ये गौतम बुद्ध ही हैं। कौन है? बुद्ध को भगवान के रूप में माना गया। और भगवान इन्हें कब माना गया? कनिष्ठ के शासनकाल में इन्हें भगवान माना गया। ठीक है दोस्त, आशा है कि आप गौतम बुद्ध से संबंधित जितने सारे फैक्ट हुए लगभग मैंने उस सभी को बताने का प्रयास किया है और एक भी गलत नहीं है दोस्त। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, यानी बना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, झारखंड जो है देश का 28वां राज्य बना है। ठीक है, अब देखिए, तो जब 28वां राज्य झारखंड बना है तो अभी वर्तमान समय में राज्य कितने हैं? तो भारत में 8 राज्य और 28 भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब कहिएगा ये 28वां राज्य है, तो देखिए दोस्त, जो जम्मू कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 19 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, ठीक है, कब? 2019 को जो जम्मू कश्मीर है इसे 370 के धारा को ख़त्म करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन्हें मान्यता दिया गया। तब से भारत में 8 राज्य हो गए, बार बार मिस्टेक हो रहा है, 28 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का 2 टुकड़ा करके एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर बनाया गया। ठीक है दोस्त, इसलिए 7 से ये 8 हो गए और ये जो है राज्य 29 से घट करके 28 हो गया। आशा करते हैं कि इतना आप याद रखिएगा। दोस्त, अगर हम बात करें कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लास्ट में बना है, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि तेलंगाना है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो 2 जून 2014 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्त, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चंद्रबाबू नायडू। ये ध्यान रखिएगा दोस्त, प्रथम पूछता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, झारखंड के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी अभी वर्तमान समय में कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी जो है रांची हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए, झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर, ध्यान रखिएगा दोस्त, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। ठीक है दोस्त, आदिवासी, इसमें बिरसा मुंडा का नाम ध्यान में रखिएगा कि बिरसा मुंडा के जो जन्म दिवस है उसी के रूप में इन्हें अलग किया गया था। भारत का 28वां राज्य बना था, इतना ध्यान रखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य बना था दोस्त? तो 28वां राज्य बना था। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, 34 नंबर क्वेश्चन से इतना सारा फैक्ट मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिहार में 35 नंबर में, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्त, अगर हम बात करें बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन 4 में है। ठीक है दोस्त, अब बताइएगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितने हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 36 नंबर कहा गया है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा दोस्त, कुछ पॉइंट को याद रखिए। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रशंसा और प्यार को प्रकट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो महिला है उसके गौरव को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे बिंदुसार नहीं है, यहाँ पे बिंबिसार है। तो बिंबिसार की अगर बात करें तो ये हर्यक वंश की राजा था, ठीक है। और इन्होंने ही, बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना भी किया था, ठीक है दोस्त। और इसमें जो बात करें हम बिंदुसार की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो बिंदुसार है, अब ये बिंदुसार जो है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पुत्र होते हैं ये बिंदुसार, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन में मैंने ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने इनके बारे में बहुत चर्चा किया है, जिनकी एक पुस्तक भी है अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्त। तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश के राजा थे, ठीक है दोस्त। अब ध्यान दीजिए दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्त, 558 ईस्वी की 558 ईसा पूर्व की बात है, और ये उस समय 558 ईस्वी में राजा बने थे और 491 ईस्वी तक ये राज किए थे, और ये मगध साम्राज्य का सम्राट बने थे, ठीक है। यह देखिए दोस्त, इन्होंने अंगराज को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। देखिए दोस्त, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बिंबिसार थे ना, ये विवाह की नीति को अपना करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिसमें सबसे पहले अंग को अपने साम्राज्य में इन्होंने जीत करके मिलाया था, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, ये अपने मतलब विवाह की नीति अपना करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाए थे, बहुत लंबा चौड़ा किए थे। और इनके बारे में आप जान लीजिए कि एक युद्ध लड़े थे जो अंग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, 38 नंबर क्वेश्चन में, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने जो शुरू किया था वो कहाँ किया था दोस्त? तो ये पश्चिमी चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में, यानी कि 1917 में किया था। इससे पहले इनकी अगर सत्याग्रह की बात करें, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे यहाँ पे भारत हटा के कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्त, तो दक्षिण अफ्रीका आप मारिएगा। कहाँ दोस्त? दक्षिण अफ्रीका आपको बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी एक जमींदार के केस को लेकर के गए थे तो वहाँ पे सत्याग्रह किए थे और गोरे काले का भेदभाव भी वहाँ पे ख़त्म किए थे। अब दोस्तों, हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? तो पोरबंदर गुजरात में होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। किसके लिए दोस्त? सत्य के लिए। देखिएगा, सत्य के लिए क्या करना है? आग्रह, निवेदन, जिसे हम कह सकते हैं, आग्रह को निवेदन कह सकते हैं। अब इसी आधार पे गांधी जी चलते थे, यानी सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के लिए आग्रह करना। अब देखिए दोस्त, गांधी जी ने बिहार में चंपारण जिले में सन 1917 से 18 ईस्वी में ये चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो अगर भारत की बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के रूप में आप टिक कीजिएगा, लेकिन प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो वहाँ पे मानिएगा दक्षिण अफ्रीका में, भारत नहीं लगाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन गांधी जी के बारे में आप जान जाइए कि जब गांधी जी भारत आए थे तो भारत जिस दिन आए थे ना, तो उसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और कब आए थे, किस डेट को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्त। ये इजराइल में खुली है। अभी वर्तमान समय में
आप बताइएगा देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 40 नंबर में, तो सार्क का नया सदस्य देश कौन है? तो सार्क का नया अफगानिस्तान बना है दोस्त, ठीक है। देखिए दोस्त, अब सार्क के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। साउथ एशियन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन रीजनल फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसकी स्थापना जो होती है कब होती है? तो ये याद रखिएगा 8 दिसंबर, कब दोस्त? 8 दिसंबर 1984 को होती है। कब होती है दोस्त? 8 दिसंबर 1984 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ये कहाँ? ये देखिए दोस्त, इसकी स्थापना में कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत थे, अपना भारत हो जाएगा, और उसके बाद में श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा देश हो जाएगा दोस्त, आप बताइए? नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद में और कौन सा देश था दोस्त? तो याद करिए, मालदीव भी था क्या? मालदीव भी था, ठीक है दोस्त। और कौन सा दोस्त था? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा। और कौन सा दोस्त था दोस्त? तो मालदीव हो जाएगा। एक और दोस्त था जो भूटान था, भूटान। तो याद रखिएगा कि सार्क की स्थापना जो था इसमें 7 देश हो गए। पहला कौन कौन से ये देश है दोस्त? भारत एक, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान। 1 2 3 4 5 6, एक और देश छूट रहा है। तो कौन कौन से दोस्त याद कीजिए? भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, और एक और देश भूटान, ठीक है। तो ये हो गए। सार्क में कितने सदस्य देश है? तो 7 है, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, हाँ, ये एक नया जुटा है ना अफगानिस्तान, तो ये 7 हो गए, ठीक है दोस्त, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछा गया है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्त? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। तो दोस्त ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यूयॉर्क जो है किस देश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी संगठन है, ठीक है। चलिए दोस्त, देखिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ये इसकी स्थापना इसलिए हुआ था कि अब कोई तृतीय विश्व युद्ध न हो, उसको लगाम लगाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था, जिसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? कितने देशों ने साइन किया था दोस्त? तो 50 देशों ने मिल करके साइन किया था, तब इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है अभी वर्तमान समय में? तो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 42 नंबर में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो दोस्त अगर शिवाजी की बात करें तो इनका छत्रपति शिवाजी के नाम से ये जाने जाते हैं, और इनको जो है औरंगजेब ने कैद किया था, लेकिन ये भाग निकले थे। तो शिवाजी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त, शिवाजी जी जो है एक रणनीतिकार भी थे, ठीक है, और युद्ध कला में वो कौशल उनको प्राप्त था। उन्होंने, देखिएगा दोस्त, उन्होंने 1674 ईस्वी में, कब दोस्त? 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, और कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। शिवाजी को औरंगजेब ने पकड़ करके कैद किया था, बट वो वहाँ से भागने में सफल रहे। तो ये कब की बात है? 1674 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। आपका 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त,
गांधी जी जो है यह 1924 ईस्वी में, कब दोस्त, 1924 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये जो है ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्त? बेलगांव में हुआ था। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे ध्यान रहे, बेलगांव लिखा है तो ये मत समझिएगा कि ये गांव है, ये मत समझिएगा कि गांव है। एकमात्र फैजपुर जो सुभाष चंद्र बोस जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे, तो फैजपुर जो है ये गांव में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त, 1924 इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया है, अध्यक्षता किया है। कहाँ किया है? तो बेलगांव में किया है। अब देखिए, गांधी जी का जन्म के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था, तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था वो आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। किसने दोस्त? तो सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। ठीक है, चंद्र बोस ने। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कह कर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? तो 1942 में। ठीक है, अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा आप चलेंगे फास्ट, बस स्लो चले। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल में उस समय करजन था। कौन था दोस्त? तो करजन था, और करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ था दोस्त? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 ईस्वी में 19 जुलाई को ये बंगाल का विभाजन तो किया गया, लेकिन इस दिन लागू नहीं ना हुआ। तो दोस्त जो है यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन किस दिवस के रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 45 नंबर में है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा का बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ बात कर लेते हैं हम। देखिए, इसका वर्णन जो है, अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये कब है? अनुच्छेद 108 के तहत इनको दिया गया है। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन ये बुला सकता है, लेकिन देखिए जो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। दोनों दलों में किसी भी विधेयक को लेकर के सहमति अगर नहीं होती है तो राष्ट्रपति उस पर संयुक्त बैठक बुलाता है। अगर दोनों दल जो होती है, दोनों दल में अगर बातचीत नहीं बनती है तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कितना बार बुलाए थे? तो 3 बार। पहला जो है बिल जो है वो दहेज को लेकर के था। दहेज प्रतिषेध क्या है दोस्त? तो दहेज प्रतिषेध पहला था। इस विधेयक को 1961 ईस्वी में। कब दोस्त? तो 1961 ईस्वी में। और दूसरा जो है बैंकिंग विधेयक। दूसरा कौन है दोस्त? तो दूसरा है बैंकिंग विधेयक के लिए। ये कब दोस्त? तो 1969 ईस्वी में बुलाया गया था। और तीसरा जो है 2002 ईस्वी में पोटा के लेके। किसके लिए? पोटा के लिए 2002 में ये बुलाया गया था। यानी अब तक कितना बार ये बुलाया गया है? तो 3 बार बुलाया गया है। ये ध्यान रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 46 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता, ध्यान रखिएगा दोस्त, एक आदमी ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्त देखिएगा, जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए जो उम्र सीमा है कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है दोस्त, कितने वर्ष का होना जरूरी है? 21 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने
राष्ट्रपिता कहा था? किन्हें? तो महात्मा गांधी को कहा था। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा 47 नंबर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है पटियाला में स्थित है। तो पटियाला ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये कहाँ है? तो पटियाला में है। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षणिक संस्थान है। इसका नाम जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान था। इससे पहले क्या था? इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान का पहले नाम क्या था? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से सिर्फ जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही अथॉटिक क्वेश्चन के लिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना एक सपोर्ट दें। दोस्त आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त यहाँ पे जसपाल राणा जो है वह निशानेबाजी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। 1995 ईस्वी में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, यानी कब? 1995 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना, तो शूटिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये जीतकर जसपाल राणा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित थे। चलिए दोस्त, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। राजा भोज जो है परमार वंश के संस्थापक भी थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे। सबसे शक्तिशाली और क्या थे दोस्त? सबसे महान राजा थे। अब देखिए दोस्त, इनकी राजधानी, यानी जो राजा भोज थे, इनकी राजधानी क्या थी? या उज्जैन कह लीजिए, उज्जैन या फिर धारा थी। कहाँ थी दोस्त? उज्जैन या फिर धारा थी। ठीक है। परमार वंश के संस्थापक जो था कौन था? एक बात याद रखिए दोस्त कि जो परमार वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो सियक था। सियक द्वितीय था। कौन था दोस्त? सियक द्वितीय को माना जाता है, जिसे हर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, जिन्होंने राजा भोज का शासनकाल कब से कब तक रहा था, ये ध्यान रखिए। राजा भोज के जो शासनकाल था 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। अब देखिए, राजा भोज को और किस नाम से जानते हैं? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना। तो राजा भोज को जो है कविराज कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा भोज को किस नाम से जाना जाता है? तो कविराज के नाम से जाना जाता है। ये उनका जो था उपाधि था, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है दोस्त, इतना आप इनसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज 85 क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करें। जल्दी हम 51 से आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।